फिर मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप प्रिंसिपल्स को टेक्निक की तरह इस्तेमाल करो या लोगों को मैनिपुलेट करो। मैं आपको एक अच्छा इंसान बनते देखना चाहता हूं, कोई ठग नहीं, चालूपंथी नहीं चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं के प्रिंसिपल्स की मूल भावना को समझेंगे और उसको उसी ढंग से अप्लाई करेंगे। और सारे प्रिंसिपल्स एक दूसरे से जुड़े हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जब आप इन प्रिंसिपल्स को खुद पढ़ोगे, एग्जाम्पल्स को समझोगे, तो आपको क्रक्स अपने आप में समझ में आ जाएगा। मुझे लगता है कि हमें यहीं रुक जाना चाहिए, क्योंकि ये सेल्फ हेल्प ट्रेनिंग प्रोग्राम न्यू कमर्स के लिए है। तो मैं मान के चलता हूं कि जो प्रिंसिपल्स हमने कवर किए हैं, अगर इन्हीं प्रिंसिपल्स को हम अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर लें, जिसमें कि मेरे हिसाब से आपको काफी समय लगेगा, और देखा जाए तो इतने प्रिंसिपल्स काफी हैं कि आपको आपका काम अच्छे ढंग से करने के लिए। हालांकि आप अपने आप आगे के प्रिंसिपल्स और बाकी बुक को पढ़ सकते हो, और जो अब तक कवर किया गया है, और अगर आपको कोई सवाल पूछना हो या अगर कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना हो, तो जब चाहें आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। जैसे जैसे इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करोगे तो आपको अच्छे बुरे दोनों अनुभव होंगे। यह बात मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूं। हमेशा यह नहीं हुआ कि इसका फायदा ही हुआ, कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। ऐसा हुआ है कि जब मैंने किसी की सच्चे दिल से तारीफ कर दी तो सामने वाले को तो अच्छा लगा, लेकिन उसके साथ खड़ा जो आदमी था उसको बुरा लग गया। होता है ऐसा। जब आप लोगों को भला बुरा नहीं कहते तो ऐसा भी होता है कि लोग उसका फायदा उठाते हैं। आपके भलेपन को वो आपकी कमजोरी मानते हैं। उन्हें लगता है कि आपको दबाया जा सकता है। इसके अलावा आपके नजदीक के लोग जो ये जानते हैं कि प्रिंसिपल्स पर काम करते हो, तो वो भी उसी वजह से आपको शक की निगाह से देखते हैं, आपकी सच्ची तारीफ पर भी डाउट करते हैं। यह है इस बात के कुछ नुकसान, लेकिन नुकसान या बुरे अनुभव के सामने आपको अनगिनत अच्छे अनुभव होंगे। तो इसलिए चलता है, बुरे अनुभव पर ध्यान मत दो। एक बार सारे प्रिंसिपल्स आपको फिर से ब्रीफ में बताऊंगा। क्या है इन सब प्रिंसिपल्स का मूल तंत्र या क्रक्स क्या है? नंबर 1, बोलो। क्या बोलो? क्लाइंट के फायदे की बात बोलो, सच्चे दिल से तारीफ करो। नंबर 2, सुनो। ध्यान से सुनो, दिल से सुनो, समझो। नंबर 3, करो। क्या करो? हेल्प करो, सेवा करो। और इसके बाद जो तीसरा सेक्शन है उसके हिसाब से समझो। क्या समझो? सामने वाले की फीलिंग्स को समझो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझो, और फाइनली समझाओ। क्या समझाओ? क्योंकि आप क्लाइंट के पास किसी पर्पस से हो, यानी टू गेट दी सेल्स या फिर ट्रबल शूटिंग के लिए, तो उस टाइम पर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाओ। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंत में मैं आपको 3 कहानियां सुनाऊंगा। अब से कुछ साल पहले एक बहुत मशहूर सॉफ्टवेयर कंपनी ने अपने कैंपस के अंदर हमें एक छोटे से कूलिंग टावर के ऊपर ट्रायल ऑर्डर दिया। कुछ महीने हमने ट्रायल ऑर्डर पे काम किया। हमारा ट्रायल ऑर्डर जो था वो सफल हो गया। अब उस कंपनी को अपने पूरे कैंपस में बाकी कूलिंग टावर्स का वो ऑर्डर पास करना था, और उसके अलावा उनके जहाँ जहाँ पूरे इंडिया के अंदर कैंपस हैं वो सारे ऑर्डर्स का हमें ऑर्डर देना था। तो उस पर्पस से हमारा आदमी उनको फॉलो अप कर रहा था। अब जो वहाँ पे टेक्निकल हेड थे, वो उस ऑर्डर को उसको पास नहीं कर रहे थे, दे नहीं रहे थे, और उन्होंने शर्त लगा रखी थी कि वो ये ऑर्डर तभी देंगे जब वो हमारी कंपनी में हमारे डायरेक्टर से बात करेंगे। और स्पेसिफिकली उन्होंने वो नाम मेरा डाल रखा था। अब ये आप सब लोग जानते हो कि काफ़ी सालों से मैं डायरेक्टली फील्ड में नहीं जाता।
तो मैंने अपनी तरफ से इस सिचुएशन को टालने की काफ़ी कोशिश की और मिस्टर एक्स को, जो टेक्निकल हेड हैं, उनको मेल भेजी कि आप ये प्लीज़ ऑर्डर रिलीज़ कर दो, मैं जब भी नेक्स्ट टाइम आपके एरिया में आऊँगा तो मैं आपसे मिलूँगा। लेकिन उन्होंने वो नहीं किया, तो मजबूरन मुझे वहाँ जाना पड़ा। अब जैसे ही मैं एयरपोर्ट से उतरा तो जो हमारा आदमी वो वहाँ पे उसकी देखरेख कर रहा था, उसने जब मुझे रिसीव किया और वहाँ से लेके और सॉफ्टवेयर कंपनी तक पहुँचने में जो 1-1.5 घंटे का रास्ता लगा, उस पूरे रास्ते में उसने जो फीडबैक दिया वो बड़ा डराने वाला था। उसने मुझे बताया कि मिस्टर एक्स जो है, ये टेक्निकल हेड हैं, ये बड़े टफ किस्म के इंसान हैं। उसने मुझे कहा ये हो सकता है कि उन्होंने टाइम दे के मुझे बुलाया, लेकिन ये हो सकता है कि मुझे ना मिले। ये भी हो सकता है कि अगर वो मिलें तो 2 मिनट बातचीत करें और उसके बाद वापस भगा दें। उसने कहा ये ऐसे किस्से उसने वहाँ पे देखे हुए हैं और लगभग सारा स्टाफ उन मिस्टर एक्स से बहुत डरता। अब मैं ये देख पा रहा था कि हमारा आदमी बहुत डरा हुआ है, बहुत नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में है, लेकिन मेरे पास खोने को क्या था। ज़्यादा से ज़्यादा वो ऑर्डर देते या नहीं देते। तो जैसे ही हम उस कैंपस में पहुंचे तो कैंपस में, काफ़ी बड़ा कैंपस है, उसमें चल के जाने में 15-20 मिनट का समय लगता है जब हम टेक्निकल हेड के ऑफिस में पहुंचे। तो जो मैंने रास्ता ट्रेवल किया, मैं उस कैंपस को देख रहा था, तो मैंने पाया कि मैंने उससे ज़्यादा खूबसूरत जगह अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी थी। मुझे बिल्कुल वही एहसास आया जो जब मैं पहली बार जब सिंगापुर जाके उतरा था, तो एक देख के जो अवाक रह जाता आदमी कि इतनी खूबसूरत जगह भी हो सकती है। बिल्कुल वही सेम फीलिंग उस कैंपस को देख के आई। और वो देखते देखते जैसे ही मैं उनके ऑफिस में पहुंचा तो हमारे आदमी ने उनको इन्फॉर्म किया कि हमारे डायरेक्टर आए हैं। तो मुझे मिस्टर एक्स ने अपने केबिन में बुला लिया और साथ ही जो मेरे साथ जो आदमी था उसको बोला कि आप प्लीज बाहर बैठो। अब हम अंदर घुसे, मैं बैठा उनके सामने और मैंने उनको सिर्फ एक ही शब्द कहा जो मैं एक्सपीरियंस करता आ रहा था कि मैंने इस जैसी खूबसूरत जगह इससे पहले कभी नहीं देखी। और मैंने उनसे पूछा कि आप इस कंपनी से कितने सालों से जुड़े हैं। उन्होंने जैसे ही मेरी बात सुनी तो उन्होंने मुझे बताया कि ये कंपनी एक गैराज से शुरू हुई थी और 7 लोगों ने चालू की थी और इस कंपनी में वो जुड़ने वाले सबसे पहले एम्प्लॉय में से एक है। और अगले 1 से लेकर 1.5 घंटे तक उन्होंने वो मुझे पूरी हिस्ट्री बताई कि जो है कि ये कैंपस ब्रिक बाय ब्रिक उनके अपने हाथों से और उनके सामने कैसे खड़ा हुआ। और दूसरी तरफ जो हमारा आदमी जो बाहर बैठा था, जो बहुत डरा हुआ था, नेगेटिव स्टेट में था, वो दूर से बैठा बैठा देख रहा और उसको कुछ पता नहीं कि अंदर क्या बात हो रही है। और आई कुड सी कि वो जो है घबराया हुआ था कि पता नहीं इतनी लंबी बात क्या हो रही है, ये लोग इतना क्या बात कर रहे हैं। अब ये सब समझा देने के बाद मिस्टर एक्स ने अपने असिस्टेंट को बुलाया और उसको बोला कि आप इनको ले जाके पूरा कैंपस दिखाओ और सब जगह दिखाना और लंच करा के वापस लाओ। अब उनके असिस्टेंट ने मुझे लिया और वो अपना कैंपस दिखाने निकल गया। अब हमारा आदमी 10-12 फुट पीछे पीछे चल रहा है, उसको कुछ नहीं पता कि क्या बात हो रही है। और जो असिस्टेंट ने मुझे पूरा कैंपस एक एक जगह दिखाई, उसकी हिस्ट्री बताई और कैसे कैसे क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ होती हैं वो दिखाया। तो जो मुझे पहली नजर में जो इंप्रेशन था, मैं उससे भी ज्यादा खुश हो गया। और फाइनली लंच कराया और लंच कराने के बाद हम वापस मिस्टर एक्स के ऑफिस में आ गए। इस बीच में अभी भी मेरी अपने आदमी के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही और मैं देख पा रहा हूं कि वो उतना का उतना ही डरा हुआ है। और जब हम वापस मिस्टर एक्स के ऑफिस में आए तो उन्होंने बैठते ही मुझसे पूछा कि कैसा लगा आपको, खाना आपने खाया, सब किया। और इसके बाद उन्होंने मुझे ये बोला कि आपका प्रपोजल जो आया हुआ है हमारे पास, इस प्रपोजल में कूलिंग वाटर ट्रीटमेंट के अलावा और आप क्या करते हो, कुछ और भी ट्रीटमेंट दे सकते हो।
तो मैंने उनको कहा कि हमारे पास प्रोडक्ट लाइन में कुछ और चीज़ें भी है जो हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप वो भी ऑफर दे दो और मिल के ना केवल मैं ये ऑर्डर फाइनलाइज कर देता हूँ और बाकी नए प्रोडक्ट्स भी आपके ऐड करके मैं आपको ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ। और ना केवल वहाँ का जहाँ पे वो बैठे थे, बल्कि ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे वो ऑर्डर वो मैं प्लेस कर देता हूँ। और मैं बाहर आ गया। अब हमारे आदमी ने मेरे से पूछा कि क्या क्या बात हुई। तो मैंने उसको बताया कि हमारा कोई टेक्निकल डिस्कशन नहीं हुआ, कोई उन्होंने प्रोडक्ट के बारे में नहीं पूछा, कोई मेरे कंपनी के बारे में कुछ नहीं पूछा, कोई डिस्काउंट नहीं मांगा। और ये सब फियर हमारे आदमी को थे कि सारा डिस्कशन इसके आसपास अराउंड चलेगा। और अब आप देखो और समझो कि इसमें क्या हुआ। नेगी के कौन से प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जो इस पे अप्लाई करते हैं। वो ऑर्डर आज तक हमें अभी तक लगातार पिछले कई सालों से मिल रहे हैं। ना केवल उस जगह से मिल रहे हैं, बल्कि बाकी और जगहों से भी उन्हीं लोगों के ऑर्डर हमारे पास आ रहे हैं। हालांकि अब वो कंपनी में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी काम मिल रहा है। तो आपको इसमें देखना है, समझना है अपने हिसाब से कि कैसे ये काम करता है। अब मैं आपको एक और स्टोरी सुनाता हूं। उस स्टोरी में भी आपको यही देख प्रिंसिपल्स कैसे अप्लाई होते हैं। ये बात ज्यादा पुरानी है। ये बात उन दिनों की है जब अपनी कंपनी नई नई चालू हुई थी और हम लोगों ने भिवाड़ी एरिया में शुरू में काम किया। और बहुत छोटी छोटी कंपनीज ही हमें ऑर्डर देती थी क्योंकि हमारे पास रेपुटेड क्लाइंट कोई नहीं था। भिवाड़ी एरिया में उस वक्त एक कंपनी होती थी जो आज भी है, एक बॉश एंड लॉम करके एक कंपनी होती थी जिनके रेबन ग्लासेस आते हैं। उस कंपनी में हमारे लोग अप्रोच कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि ऑर्डर मिले, और गेट से आगे एंट्री नहीं हो रही थी। तो एक बार मैं अपने उस एरिया में काम करने वाले जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे उनके साथ बॉश एंड लॉम गया। बॉश एंड लॉम वहां जाके पता चला कि जो कंसर्न पर्सन है उनका नाम मिस्टर यादव है। अब चूंकि मैं रेवाड़ी से बिलोंग करता हूँ और ये भिवाड़ी एरिया में है, तो जो रेवाड़ी एरिया है उसमें यादव्स काफ़ी हैं और मेरा उनके साथ उठना बैठना काफ़ी रहा है। तो मैं उनके स्वभाव को, उस कम्युनिटी के स्वभाव को दूसरे लोगों के मुकाबले बेहतर जानता हूँ। तो हम किसी तरह गेट क्रॉस करके मिस्टर यादव के सामने बैठ गए। मिस्टर यादव ने कहा कि यहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट पे मेरे पास 10 लोग रोज आते हैं और मैं जो ट्रीटमेंट ले रहा हूँ मैं उस ट्रीटमेंट से पूरी तरह से सेटिस्फाइड हूँ और मैं चेंज नहीं करूँगा। अब मैंने उनको बोला कि देखो ऐसा है कि हम ट्रीटमेंट की बात ही नहीं करना है। तो वैसे ही मिलने चला आया और मैं ये जानना चाह रहा था कि मिस्टर यादव हैं तो आप कहाँ के यादव हो, कहाँ के रहने वाले हो, आप क्या रेवाड़ी के रहने वाले हो? तो उन्होंने फिर धीरे धीरे बातचीत चालू हुई। मुझे पता चला कि वो एक्स नेवी से आए हुए हैं और वहीं धारूड़ा के रहने वाले हैं। और धीरे धीरे आगे बातचीत हम करते चले गए। तो मैंने उनसे पूछा कि उनके परिवार में कौन है, तो उन्होंने बताया कि उनका बड़ा बेटा जो है वो मूर्थल से इंजीनियरिंग कर रहा है और वो छोटे बेटे को लेके वरिड थे। तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा वो लड़का उतना लायक नहीं है, उतना पढ़ने में तेज नहीं है जितना बड़ा है, और आजकल YMCA की तैयारी कर रहा है। YMCA इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन की तैयारी कर रहा है क्योंकि बाकी जगहों पे उसका एडमिशन अभी नहीं हुआ। अब मेरे कान खड़े हो गए। अब चूंकि मैंने YMCA से ही पास किया था तो मैंने उनको पूछा कि क्या ये हो सकता है कि मैं आपके बेटे से जाकर एक बार मिल लूं, और उनका एड्रेस लिया और सीधा उनके घर पहुंच गया जो कि पास में ही था। मैं वहां गया उनके घर पे और उनके बेटे सतीश यादव से मिला। सतीश यादव तैयारी कर रहा था, मुझे लायक बच्चा लगा। तो मैंने उसको सिर्फ ये बताया कि तुम YMCA की तैयारी कर रहे हो और मैं YMCA से ही पास आउट हूं और उनके फादर का मित्र हूं। और उसके अलावा मैंने उसको ये बताया कि YMCA ने मेरी जिंदगी में क्या बदलाव लाया था और वहां की हॉस्टल लाइफ किस किस्म की है। YMCA जेन्युइनली मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है और वहां की जिंदगी में जो मैंने 4 साल जो वहां हॉस्टल में गुजारे
वो पर्टिकुलर पीरियड मेरी जिंदगी का बेस्ट फेज था और मैंने सिर्फ वही जो अपने अच्छे अनुभव थे वो उसके साथ शेयर किए कि उसकी जिंदगी कैसे होने वाली है। एंड आई कुड सी कि ये बात सुन के उसको बहुत अपील की और मैं वहां से चला आया। बाद में यादव साहब का मेरे पास फोन आया। उन्होंने मेरे को बोला कि आपने मेरे बेटे को ऐसा क्या कहा कि अब वो देख पा रहे हैं कि इस वक्त जो है वो बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहा है और कहते हैं इसी ढंग से जिस ढंग से पढ़ रहा है उसको देख के उनको लगता है कि उसका एडमिशन पक्का हो जाएगा। ऐसे उसने पहले पढ़ा होता तो एडमिशन हो जाता। अब उनके लड़के ने YMCA का टेस्ट दिया और वो पास हो गया। अब देखा जाए तो YMCA में उसको एडमिशन सतीश यादव को इसलिए मिला क्योंकि वो एक डिजर्विंग कैंडिडेट था। मेरा खुद का रोल क्या रहा? मेरा रोल 10 मिनट का रोल था तो मैं उसको बहुत ज्यादा महत्व नहीं देता। उस बात को ज्यादा महत्व देता हूं कि मुझे उसको हेल्प करने की इच्छा हुई और मैं वहां पे उसको हेल्प करने गया। अब YMCA में एडमिशन हो गया नेचुरली। ये इस बात को कहने की जरूरत नहीं कि उसके बाद यादव साहब और हमारे संबंध जो हैं वो और बेहतर और गहरे हो गए। एंड ये बहुत तुच्छ चीज होगी ये कहना कि ये नीडलेस है ये कहना कि उसके बाद ऑर्डर भी उन्होंने हमें दे दिया और उस ऑर्डर का हमारे टोटल ओवरऑल जिंदगी में कितना फर्क पड़ा, क्योंकि बॉश एंड लॉम का एक ऑर्डर उस पर्टिकुलर टाइम में उस ऑर्डर ने हमें बहुत हेल्प किया जिससे हमें और बहुत बड़े ऑर्डर मिले। अब इस बात को 15-17 साल हो गए। जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज भी यादव साहब से मेरे उतने ही गहरे संबंध हैं। यादव साहब ने अपने बड़े लड़के की शादी की, मुझे बुलाया। वो बॉश एंड लॉम छोड़ चुके। बॉश एंड लॉम का हमारा बिजनेस में खत्म हो गया। हमारा बिजनेस रिलेशनशिप खत्म हुए 15 साल हो गए होंगे। बड़े लड़के की शादी की, उन्होंने मुझे बुलाया। सतीश की शादी की, उन्होंने मुझे बुलाया। यही बात सतीश पे एप्लीकेबल है कि सतीश मेरे कॉलेज में गया और कॉलेज से आज तक उसने मेरे साथ संबंध बना के रखा हुआ है। वो जब भी कोई कंपनी चेंज करता है या जब भी उसकी जिंदगी में कोई नया बदलाव आता है तो वो फोन करके मेरे साथ बातचीत करता है। जबकि सतीश से मैं जिंदगी में सिर्फ 2 बार मिला हूं। एक बार तब जब वो YMCA से ग्रेजुएट हुआ तो मिठाई का डब्बा लेके अपने ऑफिस में आया, और दूसरी बार तब जब YMCA के हमारे ओल्ड बॉयज की मीट थी तो तब मैं उससे फेस टू फेस मिला। अब आपको ये देखना है कि इस स्टोरी में के कौन से नियम अप्लाई हुए। मेरी तरफ से मेरा ये मानना है कि वो अनजाने में अप्लाई हुए, लेकिन अप्लाई हुए और उनका क्या रिजल्ट रहता। और तीसरी स्टोरी जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा वो स्टोरी है कि एक बार जो होटल इंटरकॉन्टिनेंटल है यहाँ पे हमारा ट्रीटमेंट डिसाइड होना था और उसमें जो डिसीजन मेकर्स थे वो 3 लोग थे। एक होटल के चीफ इंजीनियर मिस्टर विजय बिंदर और एक होटल के GM मिस्टर गंडियोक, एंड तीसरे जो आदमी थे वो डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग इंटरकॉन्टिनेंटल के सिंगापुर से आए, उनका नाम था मिस्टर केनेथ फोंग। मीटिंग हुई, 2 लोग हमारे यहाँ से थे मेरे अलावा, तो हम 3 लोग थे, वो 3 लोग थे। मीटिंग हुई, 10 या 15 मिनट मीटिंग चली, क्योंकि चीफ इंजीनियर और जनरल मैनेजर ऑलरेडी हमें अप्रूव कर चुके थे, तो हमें सिर्फ केनेथ फोंग का ठप्पा चाहिए था जो उन्होंने आते ही 10 मिनट में दिया और हमारा काम पूरा हो गया। अब अगर आप नॉर्मली देखो तो मेजॉरिटी ऑफ लोग उस मीटिंग के बाद खत्म करके घर से चले जाएंगे, अपने घर चले जाएंगे। लेकिन मेरे केस में मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ टाइम मिस्टर केनेथ फोंग के साथ गुजारा जाए। तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्या दिल्ली में पहली बार आए हो? तो केनेथ फोंग ने बताया कि वो उनका दिल्ली में तीसरा ट्रिप है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने दिल्ली में क्या क्या देखा है? तो उन्होंने बताया कि हर बार वो एयरपोर्ट से सीधे होटल आते हैं, होटल से सीधे एयरपोर्ट जाते हैं और 4-4, 5-5 दिन रुक के और कुछ नहीं हो पाता। तो आई आस्क्ड हिम कि इफ इट इज पॉसिबल, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो, क्योंकि अब काम खत्म हो चुका, क्योंकि शाम के 7 बज रहे हैं, तो अगर आप चाहो तो मैं आपको कुछ दिल्ली दिखा सकता हूं। तो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, एकदम एग्री कर गए।
और वो और मैं, हम लोग फिर दिल्ली के ट्रिप पे निकल गए और अगले 2 या 3 दिन मैंने उनके साथ गुजारे। जब ट्रिप खत्म हुआ तो उन्होंने मुझे कहा कि जो बात उनको मेरे बारे में सबसे अच्छी लगी वो ये लगी कि 3 दिन में मैंने उनसे बिजनेस के एस्पेक्ट पे कोई बात नहीं की। बिजनेस के एस्पेक्ट पे ना मैंने अपने बारे में कुछ बताया, ना मैंने उनसे पूछा, क्योंकि वो ये कहते हैं कि उन्होंने आज तक जितने लोग मिले और वो जिस पोस्ट पे थे उस पर्टिकुलर टाइम पे 100-150 5 स्टार होटल उनके अंदर आते थे। तो वो जिस पोस्ट पे थे तो वो कहते हैं अक्सर लोग मेरे साथ मतलब के लिए मिलते हैं और जब मिलते हैं तो थोड़ा समय बातचीत करने के बाद वो यही देखते हैं कि वो मुझे क्या बेच सकते हैं। वो कहते हैं कि इट वॉज प्लेजर टू मीट यू, कि आपने 3 दिन बिजनेस के बारे में कोई बात नहीं की और हमारी 3 दिन के अंदर बहुत गहरी दोस्ती हो गई। मिस्टर केनेथ फोंग वापस सिंगापुर चले गए और बाद में उन्होंने मुझे सिंगापुर में इनवाइट किया। मैं अपनी फैमिली के साथ सिंगापुर गया और वहां पे जो आप अपने कार्ड पे देखते हो कि हमारा जो सिंगापुर का कोलैबोरेशन है, ये उसी टाइम में उसी वजह से पॉसिबल हुआ। उसके बाद मिस्टर केनेथ फोंग के साथ मैंने लगभग पूरा साउथ ईस्ट एशिया घूमा और साउथ ईस्ट एशिया में मुझे उस वजह से बहुत अच्छा मौका मिला कि साउथ ईस्ट एशिया के अंदर वाटर ट्रीटमेंट की प्रैक्टिसेस कैसे की जाती हैं उसको बहुत नज़दीक से देखने का मौका मिला, जो अदरवाइज पॉसिबल नहीं हो सकता था। इस बात को इतने साल हो गए और आज भी केनेथ फोंग के साथ मेरा रिश्ता बहुत स्ट्रांग है। आज इस वक्त अभी इस मोमेंट पे वो पूरे एशिया पैसिफिक के हिल्टन के हेड हैं और उनके अंडर कम से कम 300 से 400 हिल्टन के डिफरेंट ग्रुप के होटल्स आते हैं। रेगुलर टच में रहते हैं। उन्हें मेरे फैमिली की एक्टिविटीज़ के बारे में पता है, मुझे उनकी पता है। और जब अभी पीछे इंडिया आए तो हमने फिर 5 दिन गुजारे साथ में। तो ये एग्जाम्पल, जो तीनों कहानियाँ जो मैंने एग्जाम्पल्स आपको दिए, आपको इन तीनों कहानियों में आपको ये देखना है कि कैसे जो प्रिंसिपल्स के बारे में जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि इनको आपको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना है, मैंने इन तीनों किस्सों में से किसी भी एक किस्से के अंदर उस वक़्त कभी ऐसा नहीं सोचा कि मैं डेल पर अप्लाई कर रहा हूँ। जैसा मैंने आपको बताया, धीरे धीरे जब आप अप्लाई करोगे तो धीरे धीरे ये आपके पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाएगा। तो यही मेरे साथ था कि जिसमें जब पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाता, किसी के साथ भी आपका रिश्ता कायम होने में बहुत आसानी हो जाती है और उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको फायदा मिलता है। अब ब्रॉडर सेंस में देखें तो कौन कौन से प्रिंसिपल्स इसमें जो अप्लाई हुए, अगर आप देखोगे तो अप्रिसिएशन इसके अंदर अप्लाई हुआ इन तीनों किस्सों में से, क्लाइंट की सेवा करना अप्लाई हुआ, बीइंग जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पर्सन अप्लाई हुआ, लिसनिंग अप्लाई हुआ। और यही मेरी चाहत है कि जब आप ये कंप्लीट कर लेते हो, ये प्रोग्राम बुक समझ लेते हो, तो जब आप मेरे पास इंटरव्यू देने के लिए आओ तो आपके लिए ये पढ़े हुए नियम जो हैं ये मियरली ऐसे टूल्स ना हो जिनसे आप अपने स्वार्थ के लिए जाके काम करो। वो आपके पर्सनैलिटी का हिस्सा हो चुके होने चाहिए और ऑटोमेटिकली आने चाहिए। कोई मैनिपुलेशन का टूल नहीं होना चाहिए। तो कब होगा ये ऐसे? जैसे जैसे आप इनको अप्लाई करते चले जाओगे तो धीरे धीरे ये आपके नेचर का हिस्सा अपने आप बन जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जब आप इंटरव्यू देने मेरे पास आओ या जब 1-to-1 के बेसिस पे तैयार होके आते हो तो मुझे आपसे ऐसे ही कुछ किस्से सुनने को मिलेंगे और वो हम बैठ के सुनेंगे, देखेंगे और कौन से प्रिंसिपल्स आपको अपील किए और उनका क्या असर रहा, हमको वो देखना है।